माननीय सदस्यगण, वर्षों की उपेक्षा और प्रदूषण के कारण यमुना नदी की स्थिति दयनीय रही है। मेरी सरकार ने आते ही यमुना की स्वच्छता और को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यमुना रिजुविनेशन हेतु कई स्तर पर एक साथ कार्य किए जा रहे हैं। नए एसटीपी लगाए जा रहे हैं और वर्तमान में एसटीपीज के अपग्रेडेशन का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। इन सभी पहलों का प्रभाव आने वाले समय में दिखाई देगा। ऐसे सारे नाले जो यमुना को प्रदूषित करते हैं, उन्हें टैप करके ट्रीट करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज लगाने की योजना पर सरकार कार्यरत है। दिल्ली जल बोर्ड को जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जलापूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाई जा रही है। सरकार अपशिष्ट जल के रिसाइकलिंग को भी प्रोत्साहित कर रही है और नजफगढ़ नाले तथा यमुना के बाढ़ क्षेत्र जैसे जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। डेरों की सिल्ट सफाई और इसके में गिरने वाले गोबर की रोकथाम के लिए बायोगैस प्लांट लगाने का भी कार्य प्रारंभ किए गए हैं। नवंबर 2025 में सरकार ने एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय लेते हुए उन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जिनके कारण दिल्ली नगर निगम द्वारा अनाधिकृत निर्माण के लिए बुक की गई संपत्तियों को बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। इस निर्णय के बाद अब बिजली वितरण कंपनियां केवल इस आधार पर बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकती या आपूर्ति बाधित नहीं कर सकती कि कोई संपत्ति नगर निगम की बुक की हुई सूची में शामिल है। इस नीति परिवर्तन से दिल्ली के 1,25,000 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है। ऐसे घर पहले इन प्रतिबंधों के कारण बिजली सुविधा से वंचित थे और अब वैध रूप से बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, दिल्ली में वर्षों से लंबित पीएम स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए दिल्ली आबादी देह सर्वेक्षण एवं अभिलेखन संचालन नियम 2025 अधिसूचित किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा आबादी को पहली बार संपत्ति के वैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। मैं इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मेरी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने और नागरिक सेवाओं तक जनता की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सुशासन दिवस 2025-2000 से अपने 11 राज्य जिलों का पुनर्गठन कर 13 नए जिले बनाए हैं, ताकि एमसीडी जोन, एनडीएमसी और दिल्ली कैंट के साथ सीमाएं समन्वित हो। जनहित के किए गए इस प्रशासनिक सुधार के लिए सरकार प्रशंसा की पात्र है। इसके साथ ही सभी 13 जिलों में मिनी सचिवालयों की स्थापना को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। ये बहुविभागीय केंद्र एक ही भवन में सभी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे और नागरिकों के लिए एक कल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेंगे। एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत साप्ताहिक जन सुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी सीधे नागरिकों की समस्याएं सुनकर उनके तुरंत समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। जनता की शिकायतों के समयबद्ध निवारण, प्रभावी सेवा वितरण, सूचनाओं के व्यापक प्रसार तथा नागरिकों के सुझावों और विचारों को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली मित्र ऐप की परिकल्पना की गई है। जन शिकायत निवारण प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल डेवलपमेंट का कार्य जारी है। इसके साथ ही विकसित दिल्ली इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 85 युवाओं को जोड़ा गया है। पर्यटन के क्षेत्र को सुदृढ़ करने और विरासत
संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने पर्यटन एवं विरासत फेलोशिप कार्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान की है। आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में सह स्थापित तथा सरकारी विद्यालयों के साथ मैप भी किया गया है। 502 आंगनबाड़ी सह शिशु गृह पालना भी शुरू किए जा रहे हैं। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रतिबंधों को हटाते हुए उन्हें दिल्ली में नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। समाज के वंचित वर्गों के कल्याण हेतु पश्चिम बिहार में सावित्रीबाई फूले वरिष्ठ नागरिक गृह, तीमारपुर में अटल दृष्टि गृह तथा नरेला में अटल आशा गृह की स्थापना कर इन्हें आम जन के लिए खोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रैब के दौरान दिल्ली एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर निर्माण श्रमिकों के हित की रक्षा करते हुए भवन एवं निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस क्रम में प्रत्येक योग्य श्रमिक को 10,000 रुपये की अनुग्रह राशि वितरित की गई है, जिससे कठिन समय में उनकी आजीविका को सहारा मिल सके। दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड को सरकार ने पुनर्जीवित किया, जिसके तहत लगभग 1715 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 776 विकास परियोजनाओं पर कार्य जारी है। व्यापक देखभाल की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों को अन्य पेंशनों के अतिरिक्त प्रतिमाह 6,000 रुपये की सहायता की मंजूरी दी गई है, जिससे देखभालकर्ताओं की व्यवस्था, उपचार और सहायक उपकरणों की लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी। 1985 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी हेतु सरकार ने एक नई नीति मंजूरी दी है और अब तक 56 लाभार्थियों को नौकरियां प्रदान कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में रह रहे जम्मू कश्मीर प्रवासियों को एक मुश्त राहत प्रदान करते हुए आय की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। देश की राजधानी होने के नाते तथा एकता और सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सरकार ने भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस मनाना प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आम महोत्सव और तीज महोत्सव जैसे महत्वपूर्ण दिवसों और उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में आम जनता की सहभागिता अत्यंत उत्साहजनक और सराहनीय रही है। पहली बार कांवड़ समितियों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सीधे डीबीटी के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। परिणाम स्वरूप इस वर्ष आयोजित कांवड़ यात्रा अत्यंत सफल रही। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से तथा आयोजन समितियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सरकार ने रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों को 1200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई है। यमुना के घाटों पर इस वर्ष बेहतरीन तरीके से छठ महापर्व एवं दीपोत्सव आयोजन किया गया है, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। इसी तरह गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस और वीर विलास दिवस भी मनाया गया। मेरी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि सभी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना ही समावेशी और संवेदनशील शासन की पहचान है। माननीय सदस्यगण, वायु प्रदूषण आज हमारे शहर के सामने सबसे गंभीर चुनौती में से एक है।
स्वच्छ वायु कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रदूषण नियंत्रण पर मेरी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पूर्व वर्षों की तरह केवल मौसमी उपायों तक सीमित रहने के बजाय सरकार ने जून 2025 में ही एक व्यापक वर्ष भर लागू होने वाली और समयबद्ध वायु प्रदूषण नवीनीकरण योजना प्रारंभ की है। यह योजना रोकथाम, आधुनिक तकनीक के उपयोग, कड़े परिवर्तन तथा जन भागीदारी पर केंद्रित है, जिसमें सभी विभागों, स्थानीय निकायों और एनसीआर की एजेंसियों के समन्वित प्रयास शामिल हैं। वायु गुणवत्ता की निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इससे रियल टाइम डेटा की उपलब्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। प्रभावी उपायों को अपनाकर विकास विभाग ने 2025 की सर्दियों में दिल्ली में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य कर दिया है। इसके अलावा हर वर्ष लगभग 2.5 लाख वाणिज्यिक वाहनों की तकनीकी आधारित फिटनेस जांच के लिए नंद नगरी बुराड़ी और तेखंड में 3 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है। हाल के सप्ताहों में प्रदूषण स्तर बढ़ने पर सरकार ने तुरंत जमीनी स्तर पर कदम उठाए। 1800 से अधिक दिन रात कार्यरत निरीक्षण टीमें तैनात की गई। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत हरित आवरण का विस्तार किया जा रहा है। केवल 10 महीनों में ही 1450 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर नॉन पोल्यूटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सशक्त किया जा रहा है। कई रूट्स पर इंटरस्टेट ईवी बसों की भी शुरुआत की गई है। धूल नियंत्रण के लिए डबल शिफ्ट में मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, जल छिड़काव और एंटी स्मॉग गन का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। सैनिटेशन व्यवस्था सरल करने एवं प्रदूषण नियंत्रण के मकसद से एमसीडी को 10 वर्षों के लिए 70 MRSM और 1000 लिटर पिकर मशीन्स के लिए 2300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का सराहनीय निर्णय लिया है। शीत ऋतु में खुले में आग जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु RWAs को 3000 इलेक्ट्रिक हीटर निःशुल्क वितरित किए गए हैं और शहर में 24/7 निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। मेरी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को इस वर्ष 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया है तथा आगे प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जो कि कूड़ा निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में तेजी लाएगा। दिल्ली सरकार PPP मॉडल के तहत होलंदी कला में दिल्ली का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस पहल के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 51,000 टन से अधिक ई कचरे का वैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। सरकार बायो माइनिंग और वेस्ट टू एनर्जी तरीकों